Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to one of the most important session of current affairs where we will be studying the news of October months that is most important. So some of the news that we will be studying today is with respect to IMF projections, PM Vishwakarma Yojana, Payment Infrastructure Development Fund, RBI's initiative for UCB, Gold Bullet Repayment Scheme, and Priority Sector Lending Target for UCBs. So, before moving to the session, I would like to introduce myself. My name is Rahul Kopulwar, and I am your faculty for General Awareness. So, without wasting any further time, let's jump on to the session. So first news is with respect to gold loan, that is with respect to bullet repayment scheme. This thing has been mentioned in the governor's statement that has been published on the RBI's website. So this scheme is one of the important scheme you can say that can be asked in your examination. So ये स्कीम में क्या बोला गया है? पहले तो एक बात समझो, बुलेट रीपेमेंट स्कीम मतलब क्या? बुलेट कैसी लगती है यार? बुलेट अगर किसी आदमी को लग जाती है तो एक ही झटके में वो आदमी खत्म हो जाता है, आदमी एक्सपायर हो जाता है। तो वैसे ही आपको बुलेट रीपेमेंट स्कीम के बारे में समझना है। तो बुलेट रीपेमेंट स्कीम में आपको पेमेंट्स कब करना पड़ता है टू दी बैंक्स? बस एक ही टाइम पे करना पड़ता है। कब? दैट इज मैच्योरिटी पे। ठीक है, तो आप मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल भी पे करोगे और मैच्योरिटी पे आप ईएमआई भी पे करोगे। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे बुलेट लगता है तो एक ही झटके में इंसान का देहांत हो जाता है, वैसे ही आप बुलेट रिपेमेंट स्कीम में भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे बस एक ही टाइम पे आपको गोल्ड लोन का रिपेमेंट करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जिन्होंने FY 2023 के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स और सब टारगेट्स को अचीव किया है, उनको हम गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट स्कीम की लिमिट्स हम बढ़ा के दे देंगे। चलो पहले तो एक बात समझो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, उनका जो प्रॉफिट होता है, उनका जो रेवेन्यू होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का मेन मकसद ये कि लोगों का मदद करना। कमर्शियल बैंक का मेन मकसद क्या है कि प्रॉफिट बनाना। तो इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स में आप देखोगे कि उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो प्रॉफिट है, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो यार बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे ही अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते रहे तो एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना कि बैंक्स बंद भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं। तो फाउंडर्स या प्रमोटर्स वो बैंक को चला के करेंगे क्या? तो बैंक बंद होने की नौबत आ सकती है। तो अगर बैंक को बंद नहीं होने देना है तो वो बैंक के पास क्या होना जरूरी है? वो बैंक के पास कस्टमर्स होना जरूरी है जो लोन लेंगे, क्योंकि लोन से ही एक बैंक अपना मेजर पार्ट ऑफ प्रॉफिट कमा सकती है। तो वो बैंक के पास लोन लेने वाले कस्टमर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यार लोन लेने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करेगा कोई बैंक? कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लेके आके, कुछ अच्छे अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। ठीक है, तो अभी गोल्ड लोन बुलेट रिपेमेंट स्कीम समझो। तो कोई भी बोरोवर है, फॉर एन एग्जांपल राहुल बोरोवर है, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जा रहा है, उसको ये स्कीम के अंदर पहले 2 लाख रुपए का ही गोल्ड लोन दिया जाता था। तो वो उसको कब पे करना था? एट द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी 2 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग, डिपेंड ऑन द बैंक एज वेल एज द बोरोवर। ठीक है, तो ये 2 लाख का लिमिट अभी कितना इंक्रीज कर दिया? 4 लाख का इंक्रीज हो गया है ये। तो इसका मतलब क्या है? अभी राहुल जैसा बोरोवर उसके गोल्ड पे 4 लाख रुपए ले सकता है और वो उसको रिपे कब करना है? एट दी मैच्योरिटी। तो सोचो राहुल के लिए कितना अच्छा है। उसको बार बार इंटरेस्ट पेमेंट भी हर महीने बैंक को नहीं करने पड़ेंगे, बैंक को हर महीने ईएमआई नहीं पे करना पड़ेगा। तो देखो राहुल के लिए कितना अच्छा है ना।
तो ये एक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं कौन? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जब ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली राहुल जैसे कस्टमर्स बैंक्स के तरफ अट्रैक्ट होते चलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्कीम है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है आरबीआई के रिसेंट सर्कुलर में, तो उसके बारे में बात करना हमारा कोई पॉइंट भी नहीं बनता है। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज बता दिया गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट स्कीम के बारे में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो पीएसएल टारगेट्स क्या है यार यूसीबी के अंदर? पीएसएल पहले तो उसका फुल फॉर्म समझ लो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। ठीक है, रिसेंट गाइडलाइंस पीएसएल की कब आई है? 2015 में आई है। ठीक है, वो टाइम पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड किया था पीएसएल गाइडलाइंस के अंदर। तो उस गाइडलाइंस के अंदर ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है, आपके आरआरबीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनको कुछ हिस्सा अपने एएनबीसी का या सीईओबीई का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तरफ देना पड़ता है। तो कुछ एएनबीसी का या सीईओबीई का हिस्सा उनको एग्रीकल्चर लोन्स में देना पड़ता है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस लोन में देना पड़ता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर लोन्स में देना पड़ता है, और ऐसे कुछ कुछ हमारे सेक्टर्स हैं। तो अभी ये सेक्टर्स में डिटेल में जाना ये लेक्चर का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट वुड टेक अराउंड मोर देन 1 आवर, तो इसलिए हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बस ये समझो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रही है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टारगेट कितना है? पीएसएल टारगेट्स दैट इज 60% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई whichever is higher by the year 22-23 and 23-24। तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 60% है। 25-26 तक वो टारगेट कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। और ये 75% टारगेट और किस तरह के बैंक्स का है? ये 75% का टारगेट आपका आरआरबी का भी है और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्कीम पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। ये चीज भी गवर्नर के स्टेटमेंट में बोली गई है, ये चीज आरबीआई के वेबसाइट पे लिखी गई थी। ठीक है, आरबीआई के वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था गवर्नर स्टेटमेंट, वहां से मैंने ये स्कीम को लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो टेन्योर है ना हमने बढ़ा दिया है। पहले कितना था फिर सर टेन्योर? पहले था हमारा 31 दिसंबर 2023 तक। अभी कितना हो गया है सर? 2 साल से हमने बढ़ा दिया है। 2 साल मतलब कितना? दिसंबर 2024 एंड दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर 2025 तक हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ही क्या? ठीक है, पहली तो बात, ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरबीआई का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके अंदर जो भी पैसा होता है आरबीआई डालता है, स्पॉन्सर्ड बैंक डालते हैं, आईबीए डालता है, ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स डालते हैं। ठीक है, और तरह तरह के एंटिटीज ये फंड में अपना पैसा डालते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये फंड 100 करोड़ का है। तो ये 100 करोड़ के फंड से आरबीआई मर्चेंट्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा। किस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा और क्यों इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा? आरबीआई का और गवर्नमेंट का एम क्या है पहले ये समझो। गवर्नमेंट और आरबीआई को क्या करना है? डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करना है, डिजिटल इकोनॉमी करनी है, कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। तो वो लोग क्या करना चाहेंगे? वो लोग सब जगह पे पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल लगाना चाहेंगे, पीओएस टर्मिनल्स लगाना चाहेंगे। किस तरह के पीओएस टर्मिनल्स वो लगाना चाहेंगे? क्यूआर कोड्स और आपकी कार्ड स्वाइप मशीन। अगर उनको पता है ये दो चीजें दैट इज क्यूआर कोड्स और कार्ड स्वाइप मशीन हर जगह पे लग गई, हर दुकानों में लग गई, हर गांवों में लग गई, तो उससे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कैशलेस इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा।
तो ये फंड किस लिए है यार? ऐसे लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए जो जगह जगह पे जाके क्यूआर कोड्स और कार्ड स्वाइप मशीन लगा रहे हैं। तो अगर कोई XYZ मर्चेंट अगर ये कार्ड स्वाइप मशीन आपके बाजू वाले दुकान में लगा रहा है, तो आरबीआई वो मर्चेंट को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कितना इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा यार? इसको 100% इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी कॉस्ट लग रही है मर्चेंट को, वो पूरी की पूरी कॉस्ट स्पॉन्सर की जाएगी, फंड की जाएगी अंडर दिस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है? ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कैशलेस इकोनॉमी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाया गया है। कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2021 में। ठीक है, उसके वजह से 2.66 करोड़ न्यू पेमेंट टच पॉइंट्स जनरेट हुए हैं, लॉन्च किए गए हैं इंडिया में। तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये सवाल आरबीआई के 2021 पेपर में आया था फेज 2 में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो पीआईडीएफ के बारे में आपको समझ गया है। नेक्स्ट इज अबाउट ये जो पीआईडीएफ स्कीम है ना, अभी मैंने क्या बोला कि जो मर्चेंट्स है वो दुकानदार के पास जाएंगे और वो दुकानदार के पास अपना क्यूआर कोड या कार्ड स्वाइप मशीन दे देंगे। तो अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? सितंबर मंथ में लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च की थी? मोदी जी ने लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? विश्वकर्मा दिवस पे लॉन्च की थी। विश्वकर्मा दिवस कब होता है? 17 सितंबर को होता है। तो ये विश्वकर्मा योजना में बोला गया है कुछ 18 तरह के प्रोफेशन को हम तरह तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, तरह तरह का पैसा प्रोवाइड करेंगे। क्या बेनिफिट्स है, कितना पैसा है, आगे हम देखेंगे। पर अभी ये समझ लो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर किस किस तरह के प्रोफेशन आएंगे। कारपेंटर आएगा, फिशरमैन आएगा, ब्लैक स्मिथ आएगा, गोल्ड स्मिथ आएगा, मेसन आएगा। ये तरह तरह के प्रोफेशन आएंगे। इन प्रोफेशन में जो भी लोग काम करते हैं उनको सस्ते दरों पे लोन दिया जाएगा और उनको जो भी टूल किट उनकी होती है उसको परचेस करने के लिए पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो पीआईडीएफ स्कीम इंक्लूड करने वाले बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम विश्वकर्मा योजना। मतलब क्या? पीएम विश्वकर्मा योजना के जो भी प्रोफेशन है उनके दुकान पे जाके हम फिजिकल पीओएस और डिजिटल पीओएस लगाने की बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, पीआईडीएफ स्कीम में और एक चीज बात की हुई है। अभी हमने क्या बात की? हम क्यूआर कोड लगा देंगे और कार्ड स्वाइप मशीन लगा देंगे। आरबीआई बोलता है नहीं नहीं, कुछ ना कुछ इनोवेशन भी तो करना पड़ेगा ना यार। तो उन्होंने बोला है कि हम इनोवेशन ला रहे हैं। क्या इनोवेशन ला रहे हैं हम? साउंड बॉक्स लेके आ रहे हैं और आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका आधार कार्ड के थ्रू भी पेमेंट्स हो जाएंगे, ऐसा आरबीआई का बोलना है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है तो आप आधार कार्ड के मदद से भी पेमेंट्स कर सकते हो ये शॉप्स में जाके, ऐसा आरबीआई बोल रहा है। ठीक है, साउंड बॉक्स। यार साउंड बॉक्स किस तरह का साउंड बॉक्स? साउंड बॉक्स तो आप देखते हो ना अभी दुकान में जाके, आपने पेमेंट कर दिया, आपको आवाज आता है कि हाँ 100 रुपीज इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये साउंड बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। बट ये साउंड बॉक्स में थोड़ा इनोवेशन लाने की बात कर रहे हैं। क्या इनोवेशन रहेगा? ये साउंड बॉक्स में अगर आप कार्ड भी आपका टैप कर रहे हो या फोन भी अगर आप उसका टैप कर रहे हो तो जिसके मदद से पेमेंट्स किए जाएंगे, ऐसा आरबीआई का बोलना है। तो ये साउंड बॉक्स के मदद से आपको एक तो आपका कार्ड टैप करना है या फिर आपका मोबाइल टैप करना है या फिर 4 इंचेस के दूरी पे रखना है साउंड बॉक्स के। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपके मोबाइल फोन के थ्रू टैप करके या फिर आप कार्ड टैप करके आप सारे पेमेंट्स कर सकते हो। चलो, आई होप इट इज क्लियर। तो अभी पीआईडीएफ स्कीम के अंदर ऐसे मर्चेंट्स को भी पैसा दिया जाएगा जो साउंड बॉक्स लगा रहे हैं
और आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस भी लगा रहे हैं। पर ये कार्ड साउंड बॉक्स, ये जो टैप एंड पे का फ्यूचर है, उसके अंदर आप कितना बस मैक्सिमम पेमेंट्स कर सकते हो? मैक्सिमम बस 5,000 का ही पेमेंट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज अबाउट पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है? पहले तो समझ लो विश्वकर्मा मतलब कौन से लोग। विश्वकर्मा मतलब ऐसे लोग जो ये 18 कैटेगरीज में आते हैं, ये 18 प्रोफेशंस में आते हैं, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कुम्हार, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, ब्रूम मेकर, मैट मेकर, डॉल, टॉय मेकर, बार्बर, वॉशरमैन, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम विश्वकर्मास बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो 18 ट्रेड्स है, 18 ट्रेड्स को कवर किया जाएगा अंडर दिस पीएम विश्वकर्मा योजना। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का कहीं पे भी नाम नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रिशियन प्रोफेशन को कवर नहीं किया गया है। तो आपको जो एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कैटेगरी दैट हैज बीन देयर इन दी पीएम विश्वकर्मा योजना, तो उसके उसके तौर पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिशियन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। तो इसलिए एक एक कैटेगरी, एक एक ट्रेड अच्छे से पढ़ना आपको जरूरी है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। चलो, एलिजिबिलिटी कौन कौन है यार? अगर 3 भाई है या फिर हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन है। तो अगर हस्बैंड कारपेंटर है और उनकी जो वाइफ है वो गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, तो इस केस में दोनों में से बस एक ही इंसान को पीएम विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन है तो उसमें से एक ही लोगों को पीएम विश्वकर्मा का बेनिफिट्स दिया जाएगा। और ऑब्वियसली बेनिफिशियरी की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड अबाउ। चलो, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है यार? पर्सन इन अ गवर्नमेंट सर्विस एंड हर और हिज फैमिली मेंबर शॉल नॉट बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। ठीक है, अगर आप कारपेंटर हो और आप कोई गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, लेट्स से आप एक कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कारपेंटर का काम कर रहे हो, तो उस केस में क्योंकि वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब हो गया, तो उस केस में आपको पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, और क्या बोला है यार, आपके फैमिली मेंबर में से भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको भी उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जैसे अगर किसी के पापा आरबीआई में काम कर रहे हैं बट उनका बेटा कारपेंटर का काम कर रहा है, तो उस केस में भी उनके बेटे को पीएम विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? समझ सकते हो ना यार, उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि उनके पापा की ही इनकम इतनी ज्यादा होगी, तो क्यों हम बेटे को फालतू में पीएम विश्वकर्मा योजना के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्कीम बस गरीब लोगों के लिए है, ऐसा आपको याद रखना है, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलो, तो he should not have availed loans under similar credit based scheme for self employment in the past 5 years. However, the beneficiary of Mudra and PM Swanidhi who have repaid their loan will be eligible under PM Vishwakarma. ठीक है, तो पिछले 5 साल के अंदर जब भी आप एनरोल कर रहे हो अंडर पीएम विश्वकर्मा योजना, अगर आप पिछले 5 साल के अंदर कोई स्कीम के अंदर आपने लोन लिया है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में आप एलिजिबल बेनिफिशियरी नहीं रहोगे। बट अगर आपने मुद्रा लोन लिया है
तो आप एलिजिबल हो। बट वो मुद्रा लोन जो भी लिया है वो आप रीपे आपने किया होना चाहिए। तो मुद्रा में 3 तरह के लोन्स होते हैं, 3 तरह के लोन कैटेगरीज होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ये कैटेगरीज क्या है? अगर कोई लोन ले रहा है up to 50,000 rupees, such kind of loans would be called as the शिशु loans। किशोर, अगर कोई लोन ले रहा है 50,000 to 5 लाख रुपीस, उस तरह के लोन्स को आप किस तरह के लोन बोलोगे? किशोर लोन बोल शिशु किशोर लोन बोलोगे। और अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो 5 लाख से अगर 10 लाख तक, अगर कोई मुद्रा लोन ले रहा है तो उसमें आप उस बेनिफिशियरी को, उस लोन्स को आप तरुण लोन बोलोगे। तो पहले शिशुर आ गया अप टू 50,000, उसके बाद किशोर आ जाएगा 50,000 टू 5 लाख रुपीस, उसके बाद आपका तरुण आ जाएगा दैट इज 5 लाख टू 10 लाख रुपीस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द बेनिफिट्स। यार बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं? ये तो एलिजिबिलिटी हो गया, बट पैसा भी तो चाहिए ना यार, बेनिफिट्स भी तो मिलने चाहिए। क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। पहले तो एक सिंपल चीज है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी बेनिफिशरीज है उनको टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए का। जैसे मैंने बोला, अगर कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर के उनके जो अपने टूल्स होते हैं ना, जैसे सी सॉ होता है और जो भी उनके टूल्स होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट 15,000 रुपए दे देगी। तो टूल्स को खरीदने के लिए 15,000 दिए जाने वाले हैं। अगर कोई आपका बार्बर है, बार्बर को कैंची लग रही है, ब्लेड्स लग रहे हैं, और क्या लगता है बार्बर को, और शेविंग क्रीम लग रहा है, तो ये जो भी बार्बर को लगने वाला बार्बर को इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए जो भी पैसा लग रहा है, जैसे ट्रिमर के लिए लगेगा उसको पैसा, हेयर ड्रायर के लिए पैसा लगेगा, तो जो भी उसको पैसा लग रहा है वो स्पॉन्सर किया जाएगा अंडर द पीएम विश्वकर्मा योजना। बट मैक्सिमम कितना किया जाएगा फॉर बाइंग दिस टूल्स? दैट इज 15,000 रुपीज। And what? Beneficiaries will be provided basic skill training with a stipend of 500 rupees per day। अगर आप कारपेंटर हो बट आपको ठीक ठाक काम नहीं आता है तो आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा अंडर दिस योजना। पर ट्रेनिंग करते करते भी आपको पैसा दिया जाने वाला है। कितना पैसा दिया जाएगा? 500 रुपीज पर डे। नेक्स्ट इज अबाउट बेसिक स्किल ट्रेनिंग। आपने कंप्लीट कर ली तो आपको लोन भी दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को आप पे भरोसा है कि यार आपको स्किल आपने जनरेट कर ली तो आप पैसा भी कमाओगे। अगर पैसा कमा रहे हो तो आप बैंक को रीपे भी कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक ये बेनिफिशरीज को लोन ही नहीं मिलेगा तब तक वो अपना धंधा सेटअप कर सकता है क्या? तब तक वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है आप एक बार बेसिक स्किल ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद हम आपको पैसा भी देंगे। कितना पैसा देंगे? 1 लाख रुपीस का हम कोलैटरल फ्री लोन आपको देंगे, जो आपको 18 महीने के अंदर लौटाना है, ठीक है। तो आपने बेसिक स्किल ट्रेनिंग कर लिया यार, आपको पता है बाल कैसे काटना है, दाढ़ी कैसे करनी है, बार्बर को पता है ये सारी चीजें। बट उसको एडवांस ट्रेनिंग देना है यार, उसको अगर फेशियल करवाना है, ब्लीच करवाना है, तो ये थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग हो गई ना। तो उस केस में वो चीज भी उसको सिखाई जाएगी। तो उसको कितने का स्टाइपेंड दिया जाएगा? 2500 रुपीज पर डे का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। जैसे आपका कारपेंटर हो गया, कारपेंटर भी उसको मान के चलो जस्ट एक बैट बनाना आ रहा है, उसको एक आपका अलमारी बनानी आ रही है, बट उसको डाइनिंग टेबल नहीं बना रहा है, क्योंकि डाइनिंग टेबल सोफा बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत इम्प्रोवाइज स्किल्स लगती है। तो ये इम्प्रोवाइज स्किल्स के लिए ना उसको 25 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग कर ली तो गवर्नमेंट को उस पर और ज्यादा विश्वास आ जाएगा, और ज्यादा विश्वास आ जाएगा तो उसको कितने लाख का लोन दिया जाएगा? उसको दिया जाएगा 2 लाख रुपए का लोन, जो उसको 30 महीने में लौटाना है, ओके। और ये किस तरह के लोगों को दिया जाएगा? जिन्होंने एडवांस स्किल ट्रेनिंग की है
और जिनका स्टैंडर्ड लोन अकाउंट है। ऐसा अकाउंट ऐसे लोगों का अकाउंट जिन्होंने अपने लोन को डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। अगर पहले ही लोन को डिफॉल्ट किया है तो इनको 2 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अगेन 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 डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी। तो ये बेनिफिशरीज को बोला है, ये 18 प्रोफेशनल्स को बोला है कि आप ना डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करो आपके दुकान में, तो उससे हम क्या करेंगे, उसका भी हम आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। कितना इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं यार, ज्यादा नहीं, 1 रुपीज पर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। बट बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है, 1 रुपीज पर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस पर मंथ। तो मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शन 1 रुपीज दिया जाएगा, मतलब कितना रुपीज मैक्सिमम दिया जाएगा, 100 रुपीज ही मैक्सिमम दिया जाएगा। दिस इज अबाउट 1 मंथ। और जो मार्केटिंग सपोर्ट है, मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि अगर कारपेंटर ने कुछ चीजें बनाई है, ब्लैकस्मिथ ने कुछ चीजें बनाई है, उनको तो यार काम करना आता है, बट मार्केटिंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उनको आइडिया नहीं है। उनको अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे करना है वो उनको आइडिया नहीं है। उनको ये आइडिया नहीं है कि अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स पे कैसे बेचना है, उनको आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ब्रांडिंग का काम, ई कॉमर्स का काम, एक्सपोर्ट का काम, मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम, इसके लिए भी मदद किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कवरेज कितना है, यहाँ पे हम 30 लाख बेनिफिशरीज को इसमें कंसिडर करने वाले अंडर दिस योजना। और ये योजना अभी लॉन्च हुई थी 23-24 में, दैट इज ऑन 17th of November 2023। ये कब तक रहेगी, 5 साल के लिए रहेगी, अप टू फाइनेंशियल ईयर 27-28। फाइनेंशियल आउटलेट बजट क्या है यार ये स्कीम का, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ बांटे जाएंगे अंडर दिस पीएम विश्वकर्मा योजना। टेन्योर क्या है, 5 साल का। कब लॉन्च हुई हमने बात कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट विश्वकर्मा योजना एंड पीआईडीएफ स्कीम। नेक्स्ट इज वेरी 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 इजी न्यूज अबाउट द आईएमएफ प्रोजेक्शंस। आईएमएफ बोल रहा है कि यार इंडिया इकोनॉमी बढ़िया चल रही है और इंडिया इकोनॉमी बढ़िया चलते रहेगी। क्यों चलते रहेगी, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन डिमांड बहुत है, लोग डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, लोग स्पेंड करने से कतरा नहीं रहे हैं। इसीलिए आईएमएफ को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी रहेगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी 6.3%। पहले उन्होंने जो प्रोजेक्शंस दिया था ना इंडिया के जीडीपी के बारे में, दैट वाज 6.1%, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार इंडिया इतना इंप्रूव नहीं करेगा उसका जीडीपी। बट उनको अभी लग रहा है इंडिया में ना डिमांड बहुत है प्रोडक्ट्स की, डिमांड बहुत है सर्विसेज की, लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करने के लिए देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से जीडीपी भी इंप्रूव हो जाएगा। तो आईएमएफ का लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक था, वहां पे उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ की बताई थी, ग्लोबल लेवल पे जीडीपी क्या रहेगा। ग्लोबल जीडीपी उनके हिसाब से 3% रहेगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज अबाउट ग्रोथ इन इंडिया। तो उन्होंने 23-24 का, दैट इज दिस फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्शन बताया 6.3%, और अगले फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज 24-25 का भी उनका प्रोजेक्शन है 6.3%। ठीक है, ये सवाल, एग्जैक्ट सवाल आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 के जीए पेपर में आया था, और यही सेम सवाल वहां पे ये पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ग्लोबल जीडीपी का क्या प्रोजेक्शंस दिया हुआ है एडवांस इकोनॉमीज का। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डिटेल में पढ़ना था, बट ऐसा ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिला था। इस पे 3 सवाल पूछे गए थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कब कब पब्लिश किया जाता है, कौन से 2 मंथ्स में पब्लिश किया जाता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो आईएमएफ कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है पता होना चाहिए, दैट इज जुलाई 1944। जुलाई 1944 में ना सर और एक तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ओके, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही बने हुए हैं। वो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, ब्रिटेन्स वुड कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है, ब्रिटेन्स वुड कॉन्फ्रेंस।
IMF के सेक्रेटरी जनरल कौन है? उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। सॉरी, डेविड मालपास निकल गया। अजय बांगा को रिप्लेस किया, अजय बांगा ने रिप्लेस किया है डेविड मालपास को अभी 3 से 4 महीने पहले। और अजय बांगा कहां से बिलोंग करते हैं आपको पता है? अजय बांगा बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। बट फ्रॉम वेयर सर? ही बिलोंग्स फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आरबीआई ने फाइन किया है यार। आरबीआई ने कुछ पेनाल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। क्यों लगाई होगी? क्योंकि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है जो आरबीआई ने उनको दी हुई थी। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया? आईसीआई पहले तो एक समझ लो, एक बैंक में जो भी डायरेक्टर्स है, मान के चलो एक बैंक में डायरेक्टर है राहुल, दूसरे बैंक, एक बैंक सपोज मान के चलो एसबीआई, एसबीआई में डायरेक्टर है राहुल, दूसरा डायरेक्टर है प्रशिक। ठीक है, तो एसबीआई में ये डायरेक्टर है, कोई भी डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एसबीआई में ये डायरेक्टर है और यही डायरेक्टर्स अगर कोई दूसरे कंपनी के भी डायरेक्टर्स है, तो उस केस में एसबीआई वो कंपनी को लोन नहीं दे सकती है। एसबीआई वो कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती है। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई में राहुल और प्रशिक डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन के भी थे, फॉर एन एग्जांपल टाटा मोटर्स के। तो उस केस में एसबीआई टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के और कोई डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकता है। कुछ हद तक टाटा मोटर्स को भी लोन नहीं दे सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस चीज के वजह से आईसीआईसीआई बैंक पे 12.19 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया हुआ था। और उन्होंने क्या किया? आईसीआईसीआई बैंक में कुछ फ्रॉड्स भी हुए थे। वो फ्रॉड्स भी एक सर्टेन टाइमलाइन के अंदर आरबीआई को नहीं बताया गया था, तो आरबीआई नाराज हो गया था। आरबीआई बोलता है नहीं नहीं, हमें आप टाइम पे बता दो। अगर आप हमें टाइम के बाद बता रहे हो ना, तो उस केस में भी हम आप पे पेनाल्टी लगाएंगे। तो आरबीआई ने इस रीजन की वजह से भी उन पे पेनाल्टी लगाई थी। ठीक है, पेनल्टी ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने फोरक्लोजर चार्जेस लगा दिए। व्हाट इज मींट बाय फोरक्लोजर चार्जेस? अगर आपका राहुल का लोन 5 साल का है एसबीआई से, ठीक है, तो राहुल के पास बहुत पैसा आ गया और उसने लोन रिपे कर दिया 3 साल में, तो दैट इज प्री पेमेंट। 5 साल का लोन था, 5 साल में आपको पे करना था, बट वो आपने 3 साल में ही पे कर दिया। तो इस केस में बैंक का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हुआ यार, क्योंकि 5 साल तक जो उनको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो अभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सपोज 5 साल में बैंक को 1 लाख रुपीस मिलने वाले थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बट क्योंकि राहुल ने वो पैसा 3 साल में ही पे किया है, तो बैंक को जस्ट इंटरेस्ट मिला है 70,000 रुपए, तो 30,000 का यहाँ पे नुकसान है बैंक को। तो बैंक बोलता है कि अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो तो हम आप पे पेनाल्टी लगाएंगे। वो पेनाल्टी को आप बोलते हो फोरक्लोजर चार्जेस। ठीक है, तो ये लोन टू लोन डिपेंड करता है, एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिपेंड करता है बिटवीन द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। यूजुअली जो फ्लेक्सिबल लोन होते हैं, जो फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं, उन पे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते हैं, बट जो फिक्स्ड पेमेंट्स लोन होते हैं उस पे फोरक्लोजर चार्जेस लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अगर यार बैंक को अगर फोरक्लोजर चार्जेस लगाने हैं तो एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा ना, जो वो बोरोवर के साथ कर रहा है। अगर एसबीआई राहुल के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहा है, लोन एग्रीमेंट कर रहा है, तो एसबीआई को वहां पे क्लियरली मेंशन करना जरूरी है
कि हम आप पे फोरक्लोजर चार्जेस लगाएंगे। बट अगर एसबीआई लगाती नहीं है तो उस केस में आरबीआई एसबीआई पे पेनल्टी लगाएगी। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट द एग्जांपल, बट यहाँ पे यही चीज कोटक महिंद्रा बैंक ने की हुई है और इसीलिए उनपे 3.95 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाया हुआ है। और दो प्रॉब्लम्स किए हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। क्या किया हुआ है देख लो। कोटक महिंद्रा बैंक also found that it levied interest from disbursement due date instead of actual date of disbursement. Okay. राहुल ने होम लोन लिया है 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, उनके अकाउंट में राहुल ने होम लोन लिया है एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मान के चलो राहुल प्रॉपर्टी खरीद रहा है लोढ़ा बिल्डर्स की। ठीक है, तो लोढ़ा बिल्डर्स के अकाउंट में पैसा चले गया 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो जिस दिन से पैसा चले गया उस दिन से आइडियली राहुल को इंटरेस्ट पेमेंट पे करना पड़ेगा टू दी बैंक। ठीक है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने लोढ़ा बिल्डर्स के अकाउंट में 1 अप्रैल को पैसा डाल दिया, तो उस डेट से ही राहुल को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 को राहुल के अकाउंट में पैसा आ गया। बट ये जो लोन सैंक्शन हुआ था ना, ये कब हुआ था? लोन सैंक्शन तो जनवरी मंथ में ही हुआ था। ठीक है, लोन सैंक्शन जनवरी मंथ में हुआ था। लोन का पेमेंट हुआ है लोढ़ा के अकाउंट में, दैट इज ऑन 1 अप्रैल। तो जिस दिन से लोढ़ा के अकाउंट में पैसा गया उसी दिन से तो इंटरेस्ट लगना चाहिए। अगर पहले अगर कोई इंटरेस्ट लगाता है, कोई बैंक इंटरेस्ट लगाता है, तो वो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी चीज के वजह से कोटक महिंद्रा बैंक पे भी पेनाल्टी लगाई गई थी, क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी से इंटरेस्ट पेमेंट लगाना चालू कर दिया था राहुल जैसे बोरोवर को। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। और क्या बोला था आरबीआई की गाइडलाइन से यार, कि कोई भी कस्टमर को, कोई भी बैंक कस्टमर को 7 AM के पहले और 7 PM के बाद कॉल नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल टाइम है। आरबीआई कस्टमर्स के लिए भी सोच रहा है, हम जैसे लोगों के लिए भी सोच रहा है। ठीक है, तो इसलिए बैंकों को बोला जाता है 7 PM के बाद और 7 AM के पहले आप किसी भी कस्टमर को कॉल नहीं लगा सकते हो। I hope it is very, very clear. So this is the last news and thank you so much. But before going, here is the quote for you. Trust the process. तो आप बस पढ़ते रहिए, आपकी आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते रहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जा रही है तो इसका फायदा आपको फेज 1 में दिखेगा और फेज 2 में दिखेगा और फेज 3 में दिखेगा, क्योंकि रट्टा मारने से एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। हर एक चीज टेक्निक से या फिर समझ के याद रह सकती है। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया है, आप वो अगर समझ गए तो वो लंबे समय तक याद रख सकते हो। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ईएसआई का आप इस बार का ही पेपर देख लो, पूछ लिया था यार आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। वो रिपोर्ट थोड़ी ना आप रट्टा कर सकते हो, रट्टा थोड़ी ना मार सकते हो इतनी बड़ी रिपोर्ट। अगर आपको उसमें से 10 पॉइंट्स भी अगर समझ में आते थे अच्छे से, तो आप आराम से वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लिख सकते थे। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? वर्ल्ड बैंक का सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था यार, उसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप लिख सकते थे। सो रट्टा मारने वाली जैसी कुछ सिचुएशन नहीं होती है, तो इसलिए आप लर्निंग्स पे फोकस करिए। जो भी आपकी ड्रीम्स है वो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगी। थैंक यू सो मच and we will be meeting you in the tomorrow's lecture. Thank you so much. And my name is Rahul Gopalwar. I hope you liked the session. If you liked it, do let me know in the comments section.